आज मछली बाजार के पास प्रोग्राम का होना कहीं न कहीं निहाली सोच वालों को या निहाल साहब के ये ऐसा ही महसूस होता है जिस तरह रहती मालपुरा। और ये इतना हमेशा से साथी निहाल अहमद साहब का गढ़ रहा, जहाँ घर साथी निहाल अहमद साहब के मानने वाले लोग हैं, चाहे वो जान मोहम्मद चक्की वाले हो, चाहे कमाल वक्त हो गया, चाहे बादशाह खान नगर के जैनू हयात जिनको जैनू मामा कहा जाता था। इस बस्ती में खास बात यह है कि एक मरतबा 1951 की बॉडी में इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट का म्यूनसिपैलिटी थी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन था और बड़ा ही सख्त इलेक्शन था। उसमें मेंबरों को पहली बार सियासत में गुंडागर्दी और ज़बरदस्ती की पकड़ के लेके जाना, ऐसी पहली बार वाकयात होना सियासत में शुरू हुए। उस वक्त यहाँ के जैनू मामा जो जनता दल से चुन कर आए हुए थे, उनको मुखालिफिन ने जबरदस्ती गाड़ी में ढकेल के इलेक्शन से 2 दिन पहले उठा कर लेकर गए। और जब उठा के लेके गए, जब उस वक्त फ़ोन नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो साहब के पास खबर आई कि तुम्हारे एक मेंबर को उठा लिया गया है। साहब थोड़ा सा परेशान हुए, फिर बोले कौन? बोले मछली बाजार का कोई मेंबर था। तो साहब बोले जैनू मामा था? बोले हाँ। बोले वो कोई भी उसको उठा कर लेके जाए, लेकिन उस बस्ती में ईमानदारी वफादारी है, वो इलेक्शन में आएगा और वो अपने साथियों के साथ ही रहेगा, ये यकीन था साथी निहाल अहमद साहब का। और जब इलेक्शन का वक्त आया, हॉल में जैनू मामा आए, जिन 2 दिन अपना वक्त जबरदस्ती में बिताए होंगे, लेकिन आने के बाद मेरी वोट मेरी पार्टी जनता दल के साथ है। जिनके साथ वो गए थे वो हैरान थे साहब। ये बोले थे ये मेरा एक वर्कर है, ये भी एक कमाल है, और वो बादशाह खान नगर का है, ये भी एक कमाल है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ लोग खिलाफ नहीं, वफादारी इस इलाके बसी। जब मुझे मालूम पड़ा कि हाशिम रजा साहब हम लोगों के साथ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो पहले मैं उनको ये बता दूं कि तुम जहाँ थे वहीं वापस आ रहे हो। तुम्हारे वालिद का जो इब्तिदा है वो जनता दल से शुरू हुई थी, साथी निहाल अहमद साहब के साथ शुरू हुई थी। जब यहाँ 1996 के बॉडी में इलेक्शन हुआ और यहाँ जनता दल के उम्मीदवार चुन के तो लोग साहब के पास आ रहे थे, बाय इलेक्शन हो रहा था, तो ये इजराइल मेंबर साहब जो थे ये साहब के पास नहीं आए थे टिकट मांगने। साहब ने लोगों को इजराइल मेंबर के पास भेजा था कि तुम इलेक्शन लड़ोगे। मुझे याद है साहब बताया करते थे, पार्टी ऑफिस किदवाई रोड पर इजराइल मेंबर को इधर इलाके के मेंबरों ने लोगों ने लेकर आए और वो पूछा उनसे कि मैं, साहब बोले कि मैं तुमको इलेक्शन लड़वाना चाहता हूँ। तो इजराइल भाई ने ये कहा था कि मेरा तजुर्बा नहीं है। साहब ने बोला तो मुझको यकीन है कि तुम इलेक्शन लड़ोगे भी, इलेक्शन मछली बाजार और आसपास के इलाकों का चेहरा मेहरा तुम बदल दोगे, ये यकीन था। और उसी यकीन पर उन्होंने काम किया। वो इलेक्शन जीते, लड़े नहीं, जीते और एक लंबी लीड से इलेक्शन जीता उन्होंने। उसके बाद उन्होंने इस इलाके की बाजार को तब्दील करने का काम किया और उसकी सतह को, उसके मेयार को बुलंद किया। इसलिए मैं हाशिम रजा को ये बोलूँगी कि आप जो है वो इधर उधर से आए हुए नहीं, आपकी बुनियादी जो सियासी आपके घराने की पहचान है वो साथी निहाल अहमद के साथ, और मैं ये बोलूँगी इनकी घर वापसी। मैं एक बात महसूस कर रही हूँ, रिजवान सर ने कहा कि जोश के होश के साथ साथ जोश की भी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह साथी निहाल अहमद के नज़रियात पे काम करने वाले मालेगांव शहर के हर इलाके में पुराने नए लोग हैं, लेकिन जब तक नौजवान शामिल नहीं होते, जोश शामिल नहीं होता, तब तक उस पार्टी का, उस सोच का नया रूप साबित नहीं होता। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जहां हमारे साथ एहतशाम बेकरी वाले हैं, जहां हमारे साथ इस्माइल प्लम्बर है, फैज़ान वगैरह लोग हैं, वहीं हमारे साथ आज हाशिम रजा हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं अब बोलूँगी कि दिल्ली के, बम्बई के आसिम के साथ हमारे पास मछली बाजार का हाशिम भी अफसार। मालेगांव शहर में कुछ दिनों से मैं अखबार में पढ़ रही हूँ
कि खुफिया मीटिंग हाईवे पर हुई। ये जो खुफिया मीटिंग दो सियासी जो शहर में सियासी दुश्मन माने जाते हैं लेकिन खुफिया मीटिंग करते हैं, तो जो लोग सियासी शऊर मालेगांव में रखते हैं उनको मालूम है ये इनका जो है गंगा जमुना का जो संगम है ये आज से नहीं है। 1999 में जब साथी निहाल अहमद साहब को इलेक्शन हराया गया तो उस वक्त भी ये दो सियासी लोग मिलकर नायल साहब के साथ खिलाफ काम किया करते थे। तो ये जो नापाक रिश्ते हैं जो शहर के दूर ये समझ के मीटिंग हो रही थी कि मालेगांव के लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, तो अब ऐसा है कि यहाँ से लेके धुलिया तक समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोग हैं। तो अब मैं उनको बोलूँगी कोई खुफिया मीटिंग लेना हो तो जरा दूर का इलाका ढूंढे जहाँ की खबर मालेगांव के लोगों को ना मिल पाए। और क्या हुआ वहाँ पे तो बावसूख जराये से मालूम पड़ा कि जहाँ कुछ लोग ये बोलकर सियासत में आते थे कि हम खानदानी सियासत के खिलाफ यहाँ हैं, वो खुद अपने नाकारा बच्चे को सियासत में लाना चाहते हैं और उसके लिए उनको चाहे दादा भूसे के पास जाना पड़े चाहे राष्ट्रवादी वालों के पास जाना पड़े, वो कहीं भी झुककर एक नाकारा को मालेगांव में दोबारा एक नाकारा को राइज करना चाहते, जिसकी बंदरबाड़ भी हो गया है कि 2.5 साल तुम्हारी घर का मेयर रहेगा और 2.5 साल मेरे घर का मेयर रहेगा। तो मालेगांव शहर के लोगों को इस बात पर गौर करना होगा, जो खड़े होकर स्टेज पे एक दूसरे की बुराई करते लेकिन जहाँ ठेकेदारी का बंदरबाड़ रहता ये एक हो जाते, जहाँ कारपोरेशन में लड़ाई इनकी अम्मा मेयर बनती तो वो चले जाते सपोर्ट करने के लिए। तो मालेगांव शहर को ये देखना होगा कि जो अवामी तौर पे दिखाते हैं हमारे अंदर दुश्मनी है, लेकिन ये प्राइवेट जगह पे छुप छुपा के ऐसी क्या मुलाकात करते हैं कि शहर से इनको दूर जाना पड़ता है। इसका खुलासा करना चाहिए ऐसे लोगों ने और मालेगांव शहर के लोगों ने पूछना चाहिए कि आप क्या करने गए थे, कौन सी ऐसी बात थी जो शहर से दूर जाके करना पड़ी थी। इसको याद रखना चाहिए इलेक्शन के वक्त मालेगांव शहर की आवाम ये भूली नहीं है कि जो ये 2-3 सालों में मालेगांव शहर ने देखा है कि जब इस सड़क से यात्रा गई ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ से मैं अपने बचपन से देखते आई हूँ, जब यात्री यहाँ से जाते थे तो वो अपनी गर्दन झुका के जाते थे और हमेशा से मालेगांव के अक़लियत के लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया है, उनको पानी के लिए पूछा है, उनको शरबत के लिए पूछा है। इसके बावजूद ऐसे हालात आए कि उन लोगों ने मालेगांव में आकर न सिर्फ नारेबाजी की, ऐसी नारेबाजी जो तस्लील थी मुसलमानों के लिए, हमने बर्दाश्त किया। रमजान के महीने में कई जगह मस्जिदों में तरावी में रखना अंदाजी हुई, उसने बात को सब्र के साथ बहुत बड़ा काम का सब्र किया, लेकिन शहर के नुमाइंदे चाहे वो आजी एमएलए हो चाहे माजी एमएलए हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रथ यात्रा ये जो यात्रा निकालने वालों ने जिस तरह की तोड़फोड़ और पथराव किया, नारेबाजी की, उनके खिलाफ एक जुमला भी किसी ने नहीं बोला। उस वक्त भी निहाली सोच के लोग और उस वक्त दल उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया, कोर्ट में खुद पार्टी बने और पार्टी बनने पर जो लोगों ने इस तरह की हरकत की थी, डीजे वाले से लेके पत्थर मारने वाले तक तकरीबन 1 महीना जेल में रहे। ये सब करने की क्या वजह थी कि आइंदा अगर इतने हौसले उनके बुलंद हो जाए कि वो पथराव करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी तरफ से अगर कोई सख्ती नहीं हुई, कोई नाराजगी नहीं दिखी, तो हो सकता है आने वाले वक्त में जो यात्री यहाँ से जाए वो इससे ज्यादा शरपसंदी करे। तो कहीं ना कहीं हमारा मिली और समाजी फर्ज बनता है कि खातियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं यकीन रखती हूँ कि अब की जब यात्रा निकलेगी तो उनको ये याद रहेगा कि हमारे कुछ साथी 1 महीना जेल में रह चुके हैं। इसको जहाँ जुल्म हो, जब तुम जुल्म को बर्दाश्त करोगे, उसको बर्दाश्त करने के आदी हो जाओगे तो तुम्हारे ऊपर जुल्म होता रहेगा। इसलिए जहाँ तुम्हारे ऊपर जुल्म हो, हमारे दस्तूरी और कानूनी हक की मजबूती के साथ उसके खिलाफ मुखालफत करना चाहिए। लेकिन हमारे शहर का अलमिया ये हो गया है कि जब आहनत रसूल का मामला आता है उस वक्त भी आप देखो कि एहतजाज करने वालों में कौन कौन सियासी लोग थे जो मैयत में पहुंच जाते हैं,
जो शादी में निकाह पढ़ाने पहुंच जाते हैं, जो गली कूचे में कुछ हो जाता है वहां पहुंच जाते, फलाने ये रोड टूट गई, यहाँ गटर का पानी आ रहा तो वहां खड़े होकर नमाज भी पढ़ने लगते हैं। लेकिन जब आहनत रसूल का मामला आया, जब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला आया, उस वक्त ये कहीं एहतजाज करते हुए नजर नहीं आ गए। क्यों? क्योंकि पुलिस माई बाप का डर था। जब नुमाइंदा ही पुलिस का आलाकार बन जाए, अगर तुमको हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ, हमारे ऊपर होने वाले एहतजाज पर जुल्म होने के खिलाफ आवाज उठाना है, तो जमहूरी हक से आवाज उठाने की काबिलियत सिर्फ निहाली सोच और समाजवादी के साथ है। मैं इस बात की बहुत खुश हूँ इस बात से कि नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और मैं ये महसूस करती हूँ कि आप लोग पार्टी में शामिल हो गए। देखो, कोई आदमी अकेला कुछ नहीं होता है। निहाल साहब बहुत बड़ी ताकत थे, लेकिन निहाल साहब अकेले कुछ नहीं थे। निहाल साहब जो थे वो अपने वर्करों के दम से थे। साथ ही निहाल अहमद साहब ये बोला करते थे, मेरे वर्कर मेरे आंख और कान है, जो मैं देखता हूँ, जो मेरे वर्कर मुझे दिखाते हैं वही मैं देखता हूँ, वो जो मुझको सुनाते हैं वही मैं सुनता हूँ। तो अकेला लीडर कुछ नहीं होता। जब तक बाजू और वर्कर मजबूत ना हो तब तक सियासी लीडर कुछ नहीं कर सकता। ये है कि तुम्हारी सोच को एक अच्छा रास्ता बना देता है। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे पर होने वाले जुल्म पे, अगर तुमको कोई आफत आ गई, तुमने कोई एहतजाज किया, जैसे आहनत रसूल का मामला था, जेल में गए, लीडरों को फोन लगा रहे हैं, आजी माजी एमएलए को तैयार नहीं। एक निहाली सोच के वर्कर ही थे जो उन्होंने एहतजाज किया। मैं ये मानती हूँ कि उस वक्त ऐसा माहौल था कि कोई अपने घर से 12 नवंबर के बाद, एक समाजी और सियासी आदमी तो दूर की बात है, एक आम आदमी भी रोड पे निकलने को डर रहा था। उसके बावजूद ये हिम्मत थी वर्करों की कि साथी निहाल अहमद साहब को मानने वालों की, कि मालेगांव शहर के तकरीबन 36 मुकामात पे हम लोगों ने धरना दिया। और ये धरना महसूस सिर्फ मालेगांव में नहीं, जेल में जो लोग बैठे थे उन्होंने भी देख के ये महसूस किया कि नहीं, मालेगांव शहर में हमारे लिए कुछ हो रहा है। एक हौसला उनके अंदर आया। तो ये समझ लो, जहां जुल्म हो वहां आवाज उठाना ही चाहिए, और उन्हीं का साथ आपको देना चाहिए जो आपकी आवाज में आवाज मिलाकर हिम्मत से खड़ा रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ इस इलाके के लोगों की कि जिन्होंने आज यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद किया, और उसके बाद एक नए जोश के साथ पूरी जो सोसाइटी के लोग, क्लब के लोग यहाँ आए हैं। फिर से हम एक निहाली सोच और समाजवादी सोच के साथ यहाँ एक नए नजरियात पैदा करेंगे, ताकि आने वाले कारपोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली के इलेक्शन हो, हम निहाली सोच के साथ समाजवादी के उम्मीदवार को कामयाब करें। ऐसी कोशिश हम जारी रखें। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, मैं हासिम रज़ा मोहम्मद इसराइल। मेरे वालिद मुझसे कहा करते थे, खिदमत खल्क का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो सियासत। इसलिए मैं उनकी सरपरस्ती में सियासत में सरगर्म हुआ, और मैं पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का युवा नायब सदर बना। उसके बाद कुछ वजूहात की वजह से और मुस्तकीम भाई और सानिंदा साहबा की खिदमत को देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अपने पूरे ग्रुप के साथ शमूलियत इख्तियार की, और इंशाअल्लाह उनके सहाना बसाना चलते हुए हम कौम और दीन की खिदमत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर बात पहुंच जाए तो कोई शख्स खामोश नहीं बैठेगा कि जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आज उनका बच्चा, उनका भतीजा, आज उन्होंने अगर समाजवादी पार्टी का इंतखाब किया है, मुस्तकीम डिग्निटी शान हिंद साहिबा को सिलेक्ट किया है कि वो एक सियासत के लिए, अगर वो चाहते हैं कि शहर का दबदबा, शहर का विकार बुलंद रहे, तो उन्होंने जो इंतखाब किया उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके वालिद मोहतरम के लिए शेर पढ़ता हूँ कि जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए,
आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, और जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क मिल्लत के लिए, ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क मिल्लत के लिए, ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। मैं इसराइल मिंबर साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनके बिरादर अजीज के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और उनके बच्चों के लिए आफियत का मामला फरमाए। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर रिजवान खान सर से कि वो तशरीफ लाए और आप भरपूर तालियां बजा करके रिजवान सर का इस्तेकबाल करेंगे। इतनी कमजोर तालियों में तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं और रिजवान सर आएंगे नहीं। आप तालियां बजा करके बताएं। के सदर मंजूर अहमद साहब, समाजवादी के युवा लीडर मुस्तकिम डिग्निटी शाहनहीन साहिबा, स्टेज पे बैठे हुए समाजवादी के जिम्मेदारान, सबसे बड़ी बात जो है कि बड़ी तादाद के अंदर ये इस नूरी टावर के पास ये जो नौजवान जमा हुए हैं, नौजवान जो यहाँ पे जमा हुए हैं, समाजवादी में शमूलियत के लिए जो जमा हुए हैं, शहर की तरक्की के लिए जमा हुए हैं, नौजवानों के बेदारी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नौजवान सियासत में आ रहे हैं। जब तक मुसलमान लोग सियासत में बेदार नहीं होंगे, जब तक मुसलमानों की ताकत सियासी नहीं बढ़ेगी, मुसलमानों के हाल इससे भी बदतर होने वाले हैं। ये सीधी सादी बात है। सियासी तौर से तुम स्ट्रांग लेंगे तो लोग तुमको पूछेंगे, सियासी तौर से तुम ऐसे कटी पतंग की जगह हवा में उड़ने वाले हैं तो तुम्हारी हालत इससे भी बुरी होने वाली है। तुम्हारा 12 नवंबर जैसा मामला तुम्हारे साथ हर साल होगा, ऐसा मॉब लिंचिंग जैसे मामले तुम्हारे लिए होने वाले हैं, तुम्हारे लिए बंदिशें लगने वाली है। ये जो हुकूमत आई है इसका पूरा टारगेट जो है मुसलमानों को शजर ममनू करना है, मुसलमानों को किनारा करना है। और बड़ी खुशी होती है कि नौजवान लोग अब सियासत में आ रहे हैं, और मालेगांव के अंदर जितनी बेदारी सियासत में है मैंने कहीं नहीं देखा, मगर सियासत से दूर रहते। हमको सियासत पसंद नहीं, हम सियासत में इंटरेस्ट नहीं रहते, हमको सियासी लोग पसंद नहीं। ये बात जो भी करता है वो या तो बुज़दिल है या तो वो सेल्फिश है, वो या तो हमारा दुश्मन है। सियासत के बिना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। आज मराठा रिजर्वेशन मिला 10%, एक अलग उनको असेंबली का सेशन लेना पड़ा, सबको हाजिर रहना पड़ा, और एक मत से लोग चिल्ला के बोल रहे थे कि हम भी रिजर्वेशन के साथ हैं, हमको भी बोल रहे हैं मराठा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे मराठा के पास तो ऐसे भी सब है, पूरे कॉलेज उनके हैं, मेडिकल कॉलेज उनके हैं, शुगर फैक्ट्री उनकी है, सारे बैंक उनके हैं, उनमें कहाँ से है पस्ती और पसमानदगी मुसलमानों में। मगर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, मुसलमान के नौजवान फालतू टाइम पास कर रहे हैं, मुसलमान जो है तालीम से भी दूर हो रहे हैं, और मुसलमान के जो नौजवान हैं वो फालतू के टाइम पास करते जा रहे हैं। इसलिए तुम्हारी हालत ये है। मुसलमान के नौजवानों ने बेदारी आना चाहिए। बदलाव नौजवानों से आता है, वो सियासी हो, समाजी हो, कोई भी बदलाव हो, ये माशी हो, ये भी सारे बदलाव मुसलमानों नौजवानों से आता है, तो नौजवानों में आना चाहिए। बड़ी खुशी होती है कि हाशिम रजा जैसे पढ़े लिखे नौजवान सियासत में आ रहे हैं। इनके वालिद मेरे दोस्त थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ काम किया। ये मार्केट का चौरा मोरा जो बदला लग रहा है, नहीं तो इससे पहले कितनी खराबी थी यहाँ पे, ये सब जो उसका सफाई करना और उसके लिए गेट करने वाले इनके इसराइल मेंबर थे, यहाँ के चेयरमैन ने, यहाँ के में भी चेयरमैन रहा। ये रोना बंद करो, ये हमारे साथ गलत हुआ, हमारा सियासी, हमको तो आज तक यहाँ पे अच्छे लीडरान भी मिले साहब रहे जिनके अच्छा गाइडेंस रहा, साथ ही न्याल अहमद साहब रहे जिन्होंने मालेगांव के नहीं पूरे महाराष्ट्र की शान थे, हर जगह के लिए लड़े। और ऐसे शहर के मुसलमान आज बेयारो मददगार घूम रहे, जिनको पुलिस की भी तकलीफ है, कारपोरेशन की भी तकलीफ है। रोज मैं देखता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन मोर्चा वहाँ पे आता है कारपोरेशन के अंदर, हमारी माँ बहनें बेपर्दा होकर वहाँ आती है। ये अच्छी बात नहीं है, ये नौजवानों की जिम्मेदारी है, तुम आगे बढ़ के काम करो। मैं राजकारण में हूँ, सियासत में, मुझे इसमें फख्र है। मैं भी रोज देखता था, हमारे वार्ड, मेरे सामने मेरा वार्ड था, यहाँ मस्जिद पे ढोलक चलते थे, ये फोटो आते थे, ये पानी की टाके के नीचे मदीनाबाद और यहाँ पानी नहीं था, हमने आके लोगों को नल नहीं दिए, घर तक पाइपलाइन बिछा के दिया।
हमने रोना नहीं रोते बैठे किसी के लीडर का या किसी के कारपोरेटर का या कौन सत्ता में है। हमने आके बदले, ये हिम्मत नौजवानों में होना चाहिए। तुम्हारे ऐसे नौजवान जो आए, आप लोग आगे आओ, आप लोग कारपोरेशन में भी आओ, असेंबली के वास्ते भी आप लोग। जब तक हम एक साथ नहीं होंगे मजबूत उम्मीदवार हम दे नहीं सकते, नहीं तो हम भी ऐसी लकीर के फकीर रहेंगे और रोना रोते रहेंगे। और मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात जो भी करता है वो हमको बेवकूफ बना रहा है। एकदम सीधी बात है। बहुत अच्छा मेरे को इम्तियाज जलील का मैंने पार्लियामेंट का सुना, उसकी तकरीर एकदम सही बात बोला कि मुसलमानों के रिजर्वेशन की जो बात कर रहा है ऐसा लगता है कि हमने दीवार पे जाकर सर मारना, हमको बेवकूफ बना रहा है। अरे मुसलमानों को तो सांस लेना मुश्किल कर रहे, रिजर्वेशन क्या देंगे? हमको जिंदा रख रहे, हमको नौकरी दे रहे, हमको तालीम दे रहे, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हमको अब किसी के झांसे में आना नहीं है, हमें को आगे बढ़ना है। हम में से किसी को असेंबली में भी भेजना है, कारपोरेशन में भी भेजना है और आगे भी हमको साथ में लेके लड़ना है। मुसलमानों ने, नौजवान खासतौर से, फिर मैं बोलूंगा कि आप लोग सियासत में आओ। ये बुज़दिल लोग हैं जो घर में बैठे हैं, जो सियासत में आने की बात नहीं करते। ये बुज़दिल लोग हैं जो हमारे प्रॉब्लम लोगों के ऊपर डिपेंड रह के करने वाले बात है। और कोई आने वाला नहीं तुम्हारी हालत बदलने के लिए। तुमको जब तक खुद नहीं आएंगे तुम्हारी हालत बदलने वाली नहीं। और अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो खुद अपनी हालत के बदलने का। ये बात याद रखो, जब तक तुम खुद नहीं आएंगे, तुम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक खुद को कुछ नहीं करेंगे, जब तक तुम्हारी हालत बदलने वाली नहीं। ये तुम्हारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोग सियासी तौर से पार्टी में ज्वाइन हो। वो समाजवादी पार्टी आज मुस्तकिम डिग्निटी हो या शान हिंद हो। आज जो 12 नवंबर का मामला हुआ, ये वो मजहबी प्रोग्राम था, मगर उसके अंदर लीड लेके मुस्तकिम डिग्निटी चला। पुलिस के अंदर केस कबील हुआ, जेल में भी हो गया, बाद में लड़ने के लिए भी यही सबके साथ रहे। नीतीश राणा आके वहां पे तिरंगा यात्रा निकालता है 15 अगस्त के दिन, उसके लिए भी कोई बोला भी नहीं, खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। उसके सामने जाके खड़े होना, उसको रास्ता बदलने के लिए मुस्तकिम ही आया। कॉलेज के ऊपर क्रिकेट के लिए मना किया गया, वो सिग्नल था, वहां पे लोग सबके पास गए, मगर उनके साथ जाने वाले हमें थे, शान हिंदी थी। तो ये सब बात आप सबको देखना है कि आज शहर की जो बात होती है उसके लिए लोग आते हैं समाजवादी के पास ही, मुस्तकिम डिग्निटी हो या शान हिंद हो, इनके पास ही आते, इन्हीं के घर आते हैं। वो इमाम साहब अभी भी हमारे जेल में, इमाम काउंसिल के, रात के 4 बजे उनको उठा, आज कोई उनका पुरसान हाल नहीं। ये हमारी सियासी कमजोरी है। आज हमारा इमाम, जो उसका दोष क्या है उसको मालूम भी नहीं, मगर आज वो जेल में है, माँ बहनों के सामने उसको उठा के ले गए। जब भी रात के 4 बजे मुस्तकिम के बंगले भी लोग आए थे, उनके जो बुरान थे वो आके उसको ले गए। तो ये सब बात देखने की बात है कि हमको इसमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। शहर के लिए खड़े होने वाला इंसान हमको चाहिए, नौजवानों के लिए खड़े होना चाहिए, शहर की तरक्की की बात होना चाहिए। दादा भूसे शहर में ममनू था, उसको इधर आने नहीं देते थे। आज हालत हो गई कि मालेगांव में उसका इस्तेकबाल होता, सत्कार होता, उसके काम की वजह से। जो काम करता है उसी का नाम होता है, कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा मतलब यह है कि नौजवानों ने और भी तादाद में आना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाशिम रजा को, IM ग्रुप को, जो बड़ी तादाद में आए। आज ये बेदार हुए, इंशाल्लाह कल पूरा शहर बेदार होगा। शुक्रिया। मोहतरम सदर साहब और स्टेज पे बैठे हुए समाजवादी के ज़िम्मेदारान और समाजवादी से मोहब्बत करने वाले, और ऐवान के अंदर किस तरीके से मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी का MLA ऐवान के अंदर किस तरीके से अपनी बात मनवाए, उसका सबूत, और कैसे मालेगांव शहर से समाजवादी का MLA ऐवान में पहुंचे, उसके लिए यहाँ पर तशरीफ फरमा मेरे भाई लोग। सबसे पहले मैं देता हूँ IM ग्रुप के नौजवानों को कि जिन्होंने काम के मकसद को समझा। आज MLA का टर्म अगर 15 साल से लिया जाए, जो साबिक MLA थे उनका दौर देखिए, उसके बाद 10 साल जो है, ये जो अभी फिलहाल जो MLA है उनका वक्त देखिए। हम मालेगांव का जो कोहराम मचा था हम उसको भूल नहीं सकते। सबसे पहले मालेगांव शहर के अंदर सबसे पहले यहाँ का जो आमदार है वो क्वारंटाइन होता है। वो ये कहता है कि नहीं निकल रहे थे, नहीं यहाँ पर कोई सहूलत नहीं। तो इससे बज़ाहिर हमको ये बात का यकीन होना
देना चाहिए कि शहर के पूरी तरीके से मालेगांव शहर के अंदर नाकाम हो चुका था। उसके बाद बुनकर हजरात की बारी आती है। ये आमदार अब जहां पर कमेटी बनती है उनके लिस्ट में इनका नाम ही नहीं। तो मुझे ये बताइए, क्यों मालेगांव शहर की आवाम सूझबूझ नहीं रखती है क्या? मैं तो ये कहूंगा मालेगांव शहर की आवाम रखती है, शायद ही महाराष्ट्र में कोई रखता होगा। तो मैं आप चाहता हूं इस तरीके से ऐवान के अंदर रईस शेख साहब और अबू आजमी जैसे लीडर मालेगांव शहर की नुमाइंदगी करते हैं, तो ये अपना फर्ज बनता है और ये हमारा हक बनता है कि जिस तरीके से जनता दल जब समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, तो हमारा ये फर्ज बनता है, पूरे मालेगांव शहर का ये फर्ज बनता है कि जो ऐवान में हमारे लिए आवाज उठाता है वो पार्टी को हमको यहां मजबूत करना चाहिए। सबसे अहम बात कि किसी भी कौम को तरक्की की तरफ ले जाना, किसी भी कौम में कामयाब होना या किसी भी शहर को तरक्की की तरफ लेकर जाना, सबसे ज्यादा हक नौजवानों का होता है। तो आपके बीच मुस्तकीम भाई जैसे नौजवान युवा लीडर आपके बीच मौजूद है। मैं ये कहूंगा कि दबदबे की जितनी भी बात है आगे खत्म हो जाती है। चाहे मोहम्मद कैफ के मामले के अंदर इतनी बड़ी रैली निकालना और जो है अंबेडकर पुतले पे पहुंचकर बेबाकी से के बाद 12 नवंबर मामले के अंदर खुद से आवाम के लिए लड़के अपना लाखों के पीछे कौन लीडर जाएगा? तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं कि हमको एकजुट होकर किस तरीके से जिंदा करे और किस तरीके से जिस तरीके से दो समाजवादी के एमएलए ऐवान के अंदर अपने आते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने शहर एक ऐसा कैंडिडेट ऐवान पहुंचे। जब ये 3 हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बात का वादा करता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर पूरी तरीके से डेवलपमेंट का जो है, और सबसे अहम बात एक ये भी बात समझ रही है कि शहर का अंदर काम करना नहीं चाहता। आप कोई भी रोड गटरे गली किसी भी, आज मैं गया था सिविल हॉस्पिटल, वहां पे सोनोग्राफी मशीन है लेकिन उसके ऑपरेटर नहीं है। आज ये आमदार को इसकी फिक्र नहीं। इतनी ढेर सारी गलतियां हैं कि गलतियों का अंबार अगर इनके ऊपर डाल दिया जाए तो काम इनके पास बिल्कुल ही ना बचे। तो बोलने का मतलब यही है कि आज जो है मुसलमानों पे अत्याचार जुल्म सहने वालों का आज बड़े बैनर्स जो है वो सेंट्रल हल्के में लग रहे हैं। आज वो मिनिस्टर बन गया, बहुत अच्छी बात। मिनिस्टर बनने के बाद हम फरामोश नहीं कर सकते कि मालेगांव शहर अपनी वाहवाही के लिए दूसरों का टीकम पकड़ के अपना काम बताना और उनको हार पिलाना। एक मजहबी नुमाइंदा इस तरीके की अगर शहर में हरकत करता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उसको रोक देना चाहिए। आज दादा भूसे यहाँ पर आकर जो उनका सत्कार कर रहे, चाहे उनके ऊपर जो है फूल हार कर रहे, तो मुझे ये बताइए किस तरीके की सियासत शहर में हो रही। अगर आज के नौजवानों ने अगर हमारे मकसद को नहीं समझा, यकीन मानिए जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे और यही हम पे हो रहा है। आज देखिए मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों पे जुल्म, कहीं गाड़ी जाती है उस पे जुल्म, तो बोलेगा कौन? बोलेंगे हम। जब हम अपनी सियासत सूझबूझ को समझेंगे और अंधभक्ति की बोझ को उतार कर अपने आप को जब उसके अंदर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं। आज अपने बच्चों के लिए जो है अच्छे एजुकेशन नहीं है, आज मेडिकल लाइन के यहाँ कॉलेजेस नहीं है। आज मालेगांव शहर के अंदर 70% सेंट्रल हल्के का टैक्स जाता है, काम आउटर में क्यों होता है? ये गिरेबान कौन पकड़ेगा? इसके पकड़ने की सब शहर जिम्मेदार हम हैं। तो मैं आप लोगों से मोज़माना गुजारिश करता हूं कि हमको आगे आना है, समाजवादी का हाथ मजबूत करना है और हमको इंशाअल्लाह हम तरक्की की तरफ शहर को ले जाएंगे। शायर कहता है ना कि वक्त कहता है कि तारीख सितमज़ारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है। एक शेर कहकर मैं अपनी बात अपनी जगह लेता हूं। रोशनी है मेरे अंदर ताउम्र हवाला दूंगा, रोशनी है मेरे अंदर
ताउम्र हवाला दूंगा, इतनी शिद्दत से मैं चमकूंगा कि पूरी कौम को उजाला दूंगा। अरे नहीं बनता। आज इस इस्तेमालिया प्रोग्राम के सदरों मालेगांव शहर ही नहीं, महाराष्ट्र के युवा लीडर अली जनाब मुस्तकीम डिग्नेती साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा, मोहतरमा शान हिंद साहिबा, निहाल अहमद साहब, मोहम्मद मिंबर साहब, मंसूर अकबर साहब, बाकी हसन वाले साहब और जो आज के सलाम कुरैशी साहब और भी दिगर जो जिम्मेदारान आज जो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि इंशाअल्लाह ये हमारे साना बसाना चलते रहेंगे और आने वाले वक्तों के अंदर मालेगांव शहर के अंदर, मालेगांव शहर की तरक्की के लिए, मालेगांव शहर के विकास के लिए, मालेगांव शहर का ऐसा बेबाक नुमाइंदे के लिए वो अपने आप को आगे बढ़ा करके मुस्तकीम डिग्नेती और शान हिंद साहिबा के आंखों को इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे। मालेगांव शहर, मैं पिछले एक ऐसे शख्स के साथ था जो आज मौजूदा एमएलए है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। मैं समझता हूं कि मेरे एक दोस्त तो कहते हैं हमेशा कि ढप्पन ढूस एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, जिनको शहर में नुमाइंदा बनाकर भेजा गया, शहर के मामलात को हल करने के लिए भेजा गया, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि जो मालेगांव शहर का एमएलए नहीं होते हुए भी अबू हासिम आजमी ने मालेगांव शहर की नुमाइंदगी की। भिवंडी के एमएलए ने पावर लूम और बुनकर के ताल्लुक से असेंबली के अंदर अपनी बात को मनवाने का लोहा बना दिया। मैं मुबारकबाद देता हूं मुस्तकीम और डिग्नेती साहब को और शान हिंद मैडम साहब को, जो बर वक्त उन्होंने जो फैसला समाजवादी पार्टी का लिया है, ये शहर के मुफाद और शहर की तरक्की के लिए लिया है। आपको मैं बता दूं कि साथी निहाल अहमद साहब मालेगांव शहर के अव्वलीन मेयर थे और मेयर की मियाद पूरी होने के बाद दूसरा मेयर मालेगांव शहर में बैठा। हमारे पीछे बनी हुई ये तामीर नूरी टावर, यहां के लोगों को या यहां के जिम्मेदारों को मालूम होगा कि इसके ऊपर टैक्स लागू कर दिया गया था। इसके ऊपर टैक्स लागू हो गया था। इस तरीके से हम केरपट्टी मालेगांव शहर की झोपड़पट्टी या कारखानेदार या बिल्डिंग में लागू होती है, इसी तरीके से इसके ऊपर भी केरपट्टी की तरह एक टैक्स लागू कर दिया गया था। उस वक्त मालेगांव शहर के किसी लीडर के अंदर ये हिम्मत और जरूरत नहीं थी कि इस इमारत के ताल्लुक से करने की कोशिश करता, लेकिन मालेगांव शहर का वो लीडर साथी निहाल अहमद साहब थे जिन्होंने इस टावर को बचाने के लिए उन्होंने ये बात कहा था, अगर इस पर टैक्स लग रहा है तो भी शिवाजी पुतले पर भी टैक्स लगना चाहिए। ये लीडरशिप का काम होता है, ये लीडरी का काम होता है। आज के लीडर के पास अगर कोई दरे गांव का भाड़े का जाता है और कहता है कि साहब हम लोग रोजी रोटी करने के लिए वहां जाते हैं, कुछ फिरका परस्त तो हमको मार रहे हैं, तो उनका जवाब ये मिलता है कि वहां क्या करने जाते आप। और यही साथी निहाल अहमद साहब है और उन्हीं की सोच रखने वाले, उन्हीं की ताकत रखने वाले हमारे यहाँ लीडरान मौजूद है। उनकी सोच पर चल रहे हैं, उनके विकास पर चल रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी पर चलते हैं कि मालेगांव शहर 2001 का फसाद हुआ, मालेगांव शहर के बहुत सारे लीडरान मौजूद थे, लेकिन किसी में ये हिम्मत और जरूरत नहीं थी जो साथी निहाल अहमद साहब ने कहा था। साहब ने कहा था कि पुलिस की गोली को सिर्फ मुसलमान ही नजर आता है,
ये जुर्रत, ये ताकत रखने वाले गांव शहर का साथ थे और उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए शहर नहीं बल्कि महाराष्ट्र की नुमाइंदगी अबू हाशिम आजमी ने साथी मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के हाथ में दी है और इसी बेस पर दी है कि ये इनके अंदर सलाहियत है वो काम करने की। 12 नवंबर का मामला हमारे सामने का मामला है, इस रोड का मामला है, थोड़ा सी मामला था। लोग 11 महीना साल भर जेल की सलाखों के पीछे लोग थे। शहर का नुमाइंदगी करने वाला नुमाइंदा कहां था, बल्कि चापलूसी वाला काम पुलिस डिपार्टमेंट के पास बैठ करके चापलूसी कर रहा था। हमारा लीडर बेबागी के साथ लड़ रहा था और लड़ा नहीं बल्कि अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे भेजा और उसके बाद शहर की आवाम की मुफाद के लिए शहर को छुड़ाने का काम किया। और उसी दौरान शहर मालेगांव का ऐसा नुमाइंदा जो जेल में है मुस्तकीम डिग्नेटी, लेकिन हमारी बहन शान हिंद के अंदर वो जुर्रत और ताकत है कि जो 35 मकामात पर एहतजाज करके मालेगांव शहर के आवाम को बचाने की कोशिश की। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। उसी के साथ जो हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं, जो हमारे सब पार्टी के जैसे मुझे इख्तियार कर रहे हैं, मैं उनको एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि बसत खुलूस बसत एहतराम लिख देना, मेरे कफन पर मोहम्मद का नाम लिख देना। मैं क्या करूंगा लक़ब लेकर बादशाही का, मुझे सिर्फ नबी का गुलाम लिख देना। अस्सलाम वालेकुम।